नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी 9 भी चल रहा था। आज हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर पूरी तरह से ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा 9 भी। फिर 9C 9D और 9E बस बचेगा। ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा लॉन्ग तो है, अभी टाइम लगेगा क्योंकि अभी 2 ही पार्ट खत्म हुआ है और तकरीबन 2 हफ्ता भी हो गया है। 2 हफ्ता और खींचेगा। देखो, कल हमने क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण और क्रांतिक कोण की निर्भरता और इनमें संबंध, ये सब कुछ जान लिए थे। आज देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग। एक ही उपयोग को पढ़ाऊंगा इसमें ना, वैसे 2-3 उपयोग दिए है पुस्तक में, अपने को करना नहीं है, जो पेपर में आता है उसी बस को करवा रहा हूं। प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु या प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर का हुआ। ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशिक तंतु क्या होता है इसको समझ लो पहले। प्रकाशिक तंतु ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। उपयोग किसका जान रहे हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो साफ है, प्रकाशिक तंतु किस चीज पर काम करेगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही काम करेगा। तो प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर कार्य करता है। समझ में आया? प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं हम? प्रकाश को सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग में, सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग में, अल्प दूरी या तो लंबी दूरी तक, अल्प दूरी या लंबी दूरी तक क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। समझ में आया? प्रकाशिक तंतु क्या है? एक ऐसा युक्ति जिसकी सहायता से क्या करे? प्रकाश की किरण को अल्प दूरी या लंबी दूरी तक भेज सकते हैं। सीधा मार्ग रहे या टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है। समझ में आया प्रकाशिक तंतु? चलो लिख देता हूं, क्या देना है? प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश किरण को सीधे या, तुम लोग यहां से लिखना स्टार्ट करना ना, मैं यहां से लिख देता हूं, जगह कमी रहती है इसलिए। सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग में, सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग में क्या कर सकते हैं? अल्प दूरी या लंबी दूरी तक क्या कर सकते हैं? भेजा जा सकता। ये जो बोला वही लिखा। समझ में आया? प्रकाशिक तंतु क्या है? अरे इसको लिख लेना। पूर्ण आंतरिक प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा क्या कर सके? प्रकाश किरण को सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग में, चाहे सीधा मार्ग रहे या टेढ़ा मेढ़ा मार्ग, अल्प दूरी तक या लंबी दूरी तक, कोई भी मार्ग रहे, सीधा हो या टेढ़ा हो, लंबी दूरी तक भी भेज सकते हैं और अल्प दूरी तक भी भेज सकते हैं। समझ में आया? अब प्रकाशिक तंतु के कुछ भाग मिले, ये इसकी जो बनावट या संरचना है, वो 3 प्रकार से है। कितना? 3। पहला क्रूड, पहला क्या होगा?
क्रोड। दूसरा क्लैडिंग, तीसरा सुरक्षात्मक जैकेट, सुरक्षात्मक जैकेट। समझ में आया? प्रकाशित तंतु 3 प्रकार से बट है, मतलब इसके 3 भाग है। कौन कौन सा? क्रोड, क्लैडिंग, सुरक्षात्मक जैकेट। समझ में आया? अब एक एक करके सबसे पहले इसका चित्र बनाऊं? नहीं, पहले चित्र ही बना देता हूँ, चित्र ही पहले बना देता हूँ। आप बताओ। नहीं, अभी तो शुरुआत है, 2 ही चैप्टर पढ़े हो, अभी तो ऐसा भयानक भयानक चित्र आएगा, देखना तब पता चलेगा। हाँ, तब बोलोगे का चित्र, मजाक है। बस कुछ नहीं है, अवतल उत्तल अवतल उत्तल बस बनाना है शुरुआत से लास्ट तक। हाँ, वैसे ही रहता है, मतलब ये एकदम थोड़ा सा ना गोल टाइप में बनाना, इस तरह से। ठीक, ऐसे बना दिया ना, सुधार लेना, नहीं इसको नहीं कर पाओगे, इतना इतना भी नहीं कर पाओगे। ये दे, अब हुआ। इधर भी वैसे ही कर लेना, थोड़ा सा यहाँ से इसको ऐसे घुमा दो। ठीक, घुमा लेना अच्छे से। है, चित्र का लेना देना, चित्र समझ में बस आना चाहिए, फिजिक्स का चित्र, बाकी कहीं भी है। तुम लोगों को लगता है, लेकिन इसमें क्या बात है? ये बन गया चित्र, एकदम मस्त मस्त चित्र बना। देखो, ये हो गया ना चित्र। चित्र है, क्या है वाले हो? चित्र है, और क्या है? मस्त दिख रहा है ना, मस्त, एक नंबर। देखो क्या क्या लिखे हो? क्रोड, क्लैडिंग, सुरक्षात्मक जैकेट। क्रोड, क्लैडिंग, सुरक्षात्मक जैकेट, ये वाला है क्रोड। इधर से इधर साधु क्या समझ जाओगे ना, ऊपर से। ये वाला हिस्सा क्रोड, ये क्लैडिंग, और ये सुरक्षा। एक नहीं, खत्म। समझ में आया? क्रोड, क्लैडिंग और सुरक्षात्मक जैकेट, ये हो जाएगा हमारा क्रोड। क्रोड का अपवर्तनांक, क्रोड का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.52। अभी समझाऊंगा, दिक्कत ना करो। और ये म्यू 2, ये क्या है? क्लैडिंग। तो क्लैडिंग के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? 1.48। 1 समझ आए? अब क्या करूं मैं, इसका दूरी बताऊं? सीखा, ट्यूशन लेने 5 माइक्रोमीटर। देखो अब ध्यान से, सबसे पहले समझते हैं क्रोड के बारे में। इसके बारे में, क्रोड, क्रोड किसे कहेंगे? प्रकाशिक तंतु के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। ये वाला केंद्र हुआ, ठीक। प्रकाशिक तंतु के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? क्रोड। समझ में आया? अब क्रोड किससे बना होगा? उच्च क्वालिटी का कांच, सिलिका, उच्च क्वालिटी का कांच ले सकते हैं, सिलिका ले सकते हैं, या तो इसमें प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्रोड किसे कहेंगे? यह प्रकाशिक तंतु का आंतरिक भाग होता है, यानी कि केंद्रीय भाग होता है। ये उच्च क्वालिटी के कांच, सिलिका या तो प्लास्टिक का बना होता है। समझ में आया? क्रोड क्लियर। उसके बाद क्लैडिंग पर आ जाते हैं। क्लैडिंग, क्रोड के ऊपर देखो ना, क्रोड के ऊपर क्या लगे हैं? क्रोड के ऊपर ये भी एक प्लास्टिक की परत होगी। क्रोड के ऊपर एक प्लास्टिक की परत लगी होती है, उसी को क्या कहते हैं? क्लैडिंग कहते हैं। समझ में आया?
ये हुआ क्रोड, क्रोड के ऊपर क्या लगा, प्लास्टिक की परत, और इसके भी ऊपर में कुछ लगा है अभी, इसको अभी समझेंगे। वही है हमारा सुरक्षात्मक जैकेट। समझ में आया? सबसे पहले क्रोड, केंद्रीय भाग को हमने क्या कहा, क्रोड कहा। ये किससे मिलकर बना है, उच्च क्वालिटी का कांच, या तो सिलिका या प्लास्टिक, इन सब में से किसी भी बन सकता है। क्रोड के ऊपर, क्रोड के ऊपर प्लास्टिक की एक परत चढ़ी होती है, उसको क्या कहते हैं, क्लैडिंग कहते हैं। अब क्लैडिंग के जो पदार्थ का अपवर्तनांक है, क्लैडिंग के पदार्थ का अपवर्तनांक क्रोड के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या होगा, कम होता है। साफ साफ दिख रहा है, इसका 1.52, इसका 1.48 है, ये तो कम है। तो μ1 क्या है, ज्यादा है, किससे, इसलिए दोनों को अलग अलग दर्शाते। क्लैडिंग के पदार्थ का अपवर्तनांक क्रोड के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या होगा, कम होता है। समझ में आया? उसके बाद आया सुरक्षात्मक जैकेट। सुरक्षात्मक जैकेट नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्या है सुरक्षात्मक जैकेट, सुरक्षा प्रदान करने वाला। तो सबसे बाहरी भाग को, सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, सुरक्षात्मक जैकेट कहते हैं। ये विद्युत रोधी, ये विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है, जो पूरे प्रकाशिक तंतु को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। लिख लोगे इसको, लिखे लेंगे नहीं, हर एक चीज में नहीं। क्रोड, क्रोड किसे कहेंगे, प्रकाशिक तंतु के आंतरिक भाग या केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। ठीक, ये उच्च क्वालिटी का कांच, सिलिका या प्लास्टिक का बना होता है। खत्म क्रोड। क्लैडिंग, क्रोड के ऊपर प्लास्टिक की एक परत चढ़ी होती है, जिसे क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग के पदार्थ का अपवर्तनांक क्रोड के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या होता है, कम होता है। बस क्लैडिंग भी खत्म। उसके बाद सुरक्षात्मक जैकेट। सुरक्षात्मक जैकेट क्या होगा, सबसे बाहरी परत को या सबसे बाहरी हिस्से को सुरक्षात्मक जैकेट कहते हैं। ये विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है, ये विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है, जो पूरे प्रकाशिक तंतु को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। समझ में आया? अब बताओ, प्रकाशिक तंतु टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है कि नहीं, सीधा हो सकता है कि नहीं, ये तो हमने थ्योरी में भी बताया है। समझ में आया? अब पढ़ते हैं इसकी कार्यविधि। क्या चीज, ये विधि, इसका कार्यविधि क्यों नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं, इसके भागों को लिखिए। और एक बार आया था प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं, इसकी कार्यविधि समझाइए। अभी इसका उपयोग भी आएगा, और तीनों का तीनों पेपर में आ चुका है, इसीलिए इतना डिटेल में जानना है। वाह, क्यों नहीं आएगा, अंतर्यामी देवी जी। देखो, जो क्रोड का व्यास है 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में, एकदम माइक्रो में है, तो जो व्यास है वो क्या है, बहुत ही, व्यास बहुत ही कम है। इसका व्यास, क्रोड का व्यास, क्रोड का व्यास क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसके अंदर प्रवेश करने वाला, अरे चित्र बनाए नहीं हो ना, काट छांट मैं करूंगा अभी। देखो, ये तो समझ में आ गया ना, क्रोड का व्यास क्या है, बहुत ही कम है, क्रोड का व्यास क्या है, बहुत ही कम। तो प्रकाशिक तंतु के अंदर, प्रकाशिक तंतु के अंदर प्रवेश करने वाली इन प्रकाश किरणों का जो आपतन कोण है, प्रकाश किरणों का आपतन कोण क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। समझना? देखो, व्यास बहुत ही कम है, व्यास क्या है, बहुत ही कम, इसीलिए इसके अंदर प्रवेश करने वाली जितनी भी प्रकाश किरणें हैं, उन प्रकाश किरणों का जो आपतन कोण का मान है क्या होगा, क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाएगा। अब ये तो जानते हैं, आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो गया तो क्या बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। तो जितने भी किरणें अगर अंदर प्रवेश करेगी तो आपतन कोण का मान तो क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा है, तो प्रकाशिक तंतु के अंदर क्या होगा, लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। लगातार क्या होगा, प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। समझ में आया? प्रवेश करने वाली जो किरण है, उन किरणों का आपतन कोण क्रांतिक कोण के मान से क्या हो चुका है, अधिक हो चुका है, इसलिए प्रकाशिक तंतु के अंदर प्रकाश किरणों का क्या होगा, बार बार
पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। समझ में आया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बस इतना ही लिखना है। अब सुनो, यहां से किरण प्रवेश किया है, प्रवेश किया मतलब साफ है, बाहर भी होना चाहिए। तो जिस तीव्रता के साथ प्रवेश किया है उसी तीव्रता के साथ दूसरे सिरे से क्या हो जाएगा, निर्गत हो जाएगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? अब ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है कुछ इस तरह से। अभी बताया ना, प्रकाशिक तंतु टेढ़ा मेढ़ा या सीधा भी हो सकता है, तो ये टेढ़े मेढ़े में इस तरह से बना लो। समझ में आया? ठीक, क्लियर हुआ थ्योरी? क्रोट का व्यास क्या है, बहुत ही कम होता है। क्रोट का व्यास बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसीलिए प्रकाशिक तंतु के अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, जिसके कारण से प्रकाशिक तंतु के अंदर लगातार या बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते रहता है। और जिस तीव्रता के साथ प्रकाश की किरण प्रवेश करती है उसी तीव्रता के साथ प्रकाश की किरण इसके दूसरे सिरे से निकल जाती है, निर्गत हो जाती है। क्लियर हुआ? अब एक टॉपिक बस दे रहा हूं, घर से पढ़ के आओगे, होमवर्क है। इसका उपयोग, प्रकाशिक तंतु का उपयोग, समझ में आया? एक चीज बता देता हूं, सजावटी लैंपों में इसका उपयोग बहुत होता है, बाकी उपयोग को और पढ़ोगे। ठीक, क्लियर हुआ? बस 9B पूरी तरह से खत्म हो गया, कल अपन स्टार्ट कर देंगे 9C। ठीक, समझ में आया ना? आज की क्लास इंपॉर्टेंट तो बहुत है, उपयोग भी आ चुका है, उपयोग बस को खुद से लेकिन पढ़ोगे। सभी चीज तैयार करना, प्रकाशिक तंतु क्या है, इसकी बनावट, बनावट में कितना भाग है, फिर उसका वर्णन, चित्र, कार्यविधि, संरचना, हाँ ठीक, और लास्ट में उपयोग। क्लियर हो गया? बस